प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर और एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लास जो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर रूप से चल रहे हैं और इसमें हम आज एलएलबी थर्ड ईयर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास में ओरिजिनल पिटीशंस आरंभिक याचिकाओं के बारे में चर्चा शुरू करेंगे और उसमें भी वैवाहिक मामलों की जो ओरिजिनल पिटीशंस है उस पर हम अपनी आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद से दाम्पत्य संबंधी विवाद प्राय इस अधिनियम की धारा 9 से 13 के अंतर्गत आते हैं और इनमें वाद चलाने का अधिकार पति एवं पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त है। जैसा कि आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं हिंदू लॉ में, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना प्राप्त करने के लिए याचिका का प्रावधान करता है। धारा 10 या सेक्शन 10 में हम बात करें तो पति पत्नी को एक दूसरे से न्यायिक पृथक्करण का अनुतोष प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करते हैं। सेक्शन 11 में विवाह की अकृतता शून्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की जाती है। धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह समझा जाने पर विवाह की अकृतता घोषित करने के लिए याचिका दायर की जाती है और धारा 13 के अंतर्गत विवाह का पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर करता है। इस प्रकार सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, सेक्शन 10 न्यायिक पृथक्करण के लिए, सेक्शन 11 विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए, सेक्शन 12 शून्यकरणीय के लिए और धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर करने के प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसी अधिनियम की धारा 19 हिंदू विवाह अधिनियम जो है कि सब प्रकार की याचिकाएं यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 जो हमने बात की थी, ये सब प्रकार की याचिकाएं उस जिला न्यायालय में संस्थित की जानी चाहिए जिसकी मामूली अधिकारिता सिविल क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर या तो पक्षकारों का विवाह हुआ हो, पक्षकार पति पत्नी के रूप में रहे हों या रहते हैं और पति पत्नी के रूप में पक्षकार अंतिम बार रहे हों, वहाँ पर वे उस जिला न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 के अनुसार याचिकाओं की कार्रवाई सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जहाँ तक संभव हो नियमित होगी। ये वैवाहिक मामलों से संबंधित व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। इसी क्रम में आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत याचिकाएं पिटीशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कुछ पिटीशंस के मॉडल रूप के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वह है पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका। यानी कि आज की क्लास में हम एक पति के द्वारा पत्नी के विरुद्ध कंजुगल राइट्स के लिए दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये बताया और फिर आपको बता दूं कि यह जो याचिकाएं हैं वे जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट, अगर कहीं पर फैमिली कोर्ट की स्थापना नहीं है तो जिला न्यायालय में, और अगर फैमिली कोर्ट है तो वो प्रारंभिक न्यायालय में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पेपर में अगर आपको दिया गया है कोर्ट का नाम तो वो मेंशन करना होगा, अन्यथा आप पारिवारिक न्यायालय ऑब्लिक जिला न्यायालय और वह स्थान जहाँ पर आप वाद संस्थित कर रहे हैं वो कोर्ट का जगह का नाम आ जाएगा। तत्पश्चात याचिका की संख्या और सन और स्टाम्प पे वही याची और प्रत्यर्थी का पहले उल्लेख आ जाएगा, क पुत्र ख, आयु, निवासी और इसे हमने कहा याची, बनाम ग पत्नी क, पुत्री यानी कि पत्नी के पिता का नाम, आयु और निवासी और वह हो गई प्रत्यर्थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए याचिका। अब याचिका यहाँ पर हमेशा पिटीशन फाइल की जाएगी और अब पिटीशन में याची क्या कह रहा है, अपने तथ्यात्मक विवरण दे रहा है। सबसे पहले यह है कि याचिका प्रत्यर्थी के साथ दिनांक
यहाँ पर आपको अगर पेपर में मेंशन की हुई है डेट तो वो डेट, अन्यथा आपको एक डमी डेट डालनी होगी कि दिनांक इतने को जिस नगर में आपकी अधिकार विवाह संपन्न हुआ है में हिंदू विधि के अनुसार विवाह दोनों पक्षकारों के माता पिता, संबंधियों और मित्रों की उपस्थिति में संस्कारित हुआ। यानी कि पहला जो फैक्ट आप बता रहे हैं वो ये सिद्ध करना होगा आपको कि आप जिस याचिका को लेकर आए हैं दोनों पक्षकारों के बीच में विधिक रूप से वैवाहिक संपन्न हुआ है। तो दोनों पक्षकार यानी कि याची और प्रत्यर्थी के साथ किस दिनांक को किस जगह पर हिंदू विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। बिंदु संख्या 2 ये कि विवाह के समय से प्रत्यर्थी याची के साथ उसके निवास गृह में यानी कि जहाँ पति पत्नी दोनों रह रहे हैं उस जगह का नाम स्थित है पर पति पत्नी के रूप में रहते रहें एवं दोनों पक्ष अपने अपने दाम्पत्य अधिकार व कर्तव्य का एक दूसरे के प्रति निर्वाह करते रहे। पहले बिंदु में आप ये लिखेंगे विवाह हुआ, दूसरे में आप ये लिख रहे हैं कि विवाह संपन्न होने के बाद दोनों पक्षकार किस जगह पर रह रहे हैं और अपने दाम्पत्य अधिकार व कर्तव्यों का एक दूसरे के प्रति निर्वहन कर रहे हैं। बिंदु संख्या 3 यह कि दिनांक जिस तारीख को अब पत्नी जा रही है को प्रत्यर्थी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने पिता के घर गई और एक सप्ताह में वापस लौट आने का वादा कर गई है। यानी कि पत्नी रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन से पूर्व की वो तारीख 2 दिन 3 दिन जिस दिन वो वहाँ से गई उसका मेंशन आपको यहाँ पर करना होगा। अपने पिता के घर गई और एक सप्ताह के अंतर्गत लौट कर आने का वादा कर गई। बिंदु संख्या 4 यह कि याची ने लगभग 1 पखवाड़े तक उसके लौटने की प्रतीक्षा की। तत्पश्चात उसको याची के पास आने के लिए पत्र लिखा लेकिन वह नहीं आई। 1 पखवाड़े तक लौटने की इंतजार करने के बाद याची, यहाँ पर हम याची शब्द बोले बार बार आपको समझाने के लिए, यानी कि पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को पत्र लिखा लेकिन वह नहीं आई। बिंदु संख्या 5 यह कि दिनांक जिस तारीख को आप वहाँ गए याची प्रत्यर्थी के पास उसके माता पिता के घर जिस स्थान पर उसका ससुराल है जहाँ वो गई हुई है वहाँ पहुँचा। तो आपको दोनों जगह लिखनी होगी कि रक्षाबंधन के बाद 1 पखवाड़े की तारीख आपको लिखनी होगी और माता पिता के घर जहाँ उसका ससुराल है उस जगह का नाम वहाँ पर पहुँचा। बिंदु संख्या 6 कि ये कि याची ने जब प्रत्यर्थी को उसके साथ चलने के लिए कहा तो वह उसके साथ बिना कोई कारण बताए आने एवं पत्नी की तरह रहने से इनकार कर दिया। पति ससुराल पहुंचा और उसने पत्नी को साथ चलने के लिए कहा लेकिन उसने कोई बिना कारण बताए पत्नी की तरह रहने और साथ चलने से इनकार कर दिया। बिंदु संख्या 7 यह कि प्रत्यर्थी ने याची के साथ आने से इनकार कर पति के साथ दाम्पत्य कर्तव्यों के निर्वहन का उल्लंघन किया। उसने इनकार किया और ऐसी इनकारी दाम्पत्य कर्तव्यों के निर्वहन का उल्लंघन किया। बिंदु संख्या 8 यह कि याची प्रत्यर्थी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। बिंदु संख्या 9 बड़ी इंपॉर्टेंट, यह कि याची एवं प्रत्यर्थी के बीच किसी प्रकार की कोई दुर्भी संधि नहीं है, यानी कि दोनों ने किसी सांठगांठ के तहत इस प्रकार की परिस्थितियों का पैदा नहीं किया है। बिंदु संख्या 10 यह कि याचिका दायर करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है। बिंदु संख्या 11 यह कि याची की प्रार्थना स्वीकार किए जाने में कोई विधिक बाधा या त्रुटि नहीं है। बिंदु संख्या 12 यह कि पक्षकारों का विवाह यानी कि वहाँ जो हमने पहले पॉइंट में लिखा था उस जगह का नाम संपन्न हुआ, अतः न्यायालय को इस मामले की सुनने की अधिकारिता है। और बिंदु संख्या 13 कि यह कि याची ने याचिका पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया है। अतः यह प्रार्थना है कि याची के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकार की प्रतिस्थापना के लिए एक डिक्री पारित की जाए एवं प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाए कि वह शीघ्र ही याचक के निवास स्थान पर लौट आए और उसके साथ पति पत्नी के रूप में रहे। ये सारे तथ्यात्मक बिंदु लिखने के बाद आपने रिलीफ मांगते हुए फिर नीचे दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर याची और फिर सत्यापन हो जाएगा कि मैं पुत्र क, पुत्र ख, आयु, निवासी, याची एतद द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उक्त याचिका का पैरा नंबर 1 से 6 की अंतर्वस्तुएं मेरे स्वयं के ज्ञान में सत्य सही है और पैरा नंबर 7 से 13 की अंतर्वस्तु सत्य होने पर मैं विधि परामर्शदाता की राय पर विश्वास करता हूँ। और ये सत्यापन आज दिनांक इस जगह पर यानी कि उस
नगर का नाम हस्ताक्षर करता हूँ, हस्ताक्षरवादी। इस प्रकार पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए इस प्रकार के फैक्ट्स, ये एक आपको प्रारूप दिया गया है। आप चाहें तो कुछ फैक्ट्स में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें जो इसमें बताई गई हैं वह सारी इसमें आनी चाहिए। इस प्रकार एक बात और गौर करने लायक है कि ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में हमेशा आपको लगता है क्या है, आप मैं तो इसमें ये बातें हैं लिख दूंगा, लेकिन ड्राफ्टिंग प्लीडिंग आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप बार बार इन बिंदुओं को लिखकर देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अच्छे ड्राफ्टमैन नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप केवल क्या होता है, पढ़ने से या सुनने से हमें ये लगता है कि यार ये तो बड़ा सरल है, लिख देंगे हम, लेकिन हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमारे पिटीशन को ही खारिज करा सकती है। तो हमें निरंतर रूप से उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कल की क्लास में हम एक नई पिटीशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।